talk about a magnetic dipole which is placed in uniform magnetic field. So, यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हमने B जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. ओके, सो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा जो मैग्नेट है इनके दोनों पोल्स के ऊपर फोर्स एक्ट करना चालू होगा. नॉर्थ पोल पर एक्ट करने वाले फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगी और साउथ पोल पर एक्ट करने वाले फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट होगी. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है और साउथ पोल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है. सो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे मैग्नेट को इस पोजीशन में लाने का ट्राई करेगी. दैट मीन्स ये मैग्नेट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा. सो अब हम डायपोल को इस फोर्स के एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. देखिए, ये जो था ये इसको इस तरफ शिफ्ट करा रहा था, हम जो इसे रोटेट कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं. सो ऐसा करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क रोटेशनल मोशन में टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है. इस केस के लिए हमने टॉर्क की इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में डिराइव करी हुई थी. दैट वाज टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा. सो अगर हम बहुत ही छोटे से एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा की बात करें तो उससे होने वाला वर्क डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू टाउ टाइम्स डी थीटा. और क्योंकि टॉर्क की हमने जो इक्वेशन डिराइव की हुई थी वो एम बी साइन थीटा थी, सो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एम बी साइन थीटा. सो अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं सो हमने ये जो छोटा सा वर्क किया इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम अपने डायपोल को रोटेट कर रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक. सो वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, सो थीटा 1 से थीटा 2 तक. और डी डब्ल्यू की इक्वेशन हमने यहाँ निकाल रखी हुई थी, दैट वाज एम बी साइन थीटा डी थीटा. सो हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं एम बी साइन थीटा डी थीटा. इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कांस्टेंट हैं, सो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे. सो एम और बी को हमने बाहर निकाल दिया, बचा साइन थीटा डी थीटा. एंड इंटीग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है और लिमिट हमारी एज इट इज थीटा 1 से थीटा 2 तक. सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम थीटा की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे. 10 माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे. सो कॉस थीटा 1 आगे एंड माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 वो पीछे. सो इस केस में जो हम वर्क करते हैं वो वर्क इस मैग्नेट से बनने वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. सो इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ एम बी, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया हुआ तो माइनस वाला जो ब्रैकेट के अंदर टर्म था वो प्लस और प्लस वाला टर्म वो माइनस हो जाएगा. हम पोटेंशियल एनर्जी को एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में शो करना चाहते हैं और उसके लिए हमें एक ऐसा रेफरेंस लेना पड़ेगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती हो. सो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम थीटा 1 इक्वल्स टू 90 ले रहे हैं, यानी कि इनिशियली उसकी पोजीशन 90 डिग्री की है और फाइनल हम उसकी पोजीशन थीटा डिग्री पर ले रहे हैं. सो थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा. जब आप इसको रिप्लेस करोगे सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, जिसे वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी नेगेटिव साइन के साथ लिखा जा सकता है. टॉकिंग अबाउट स्पेशल केसेस, सो u इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा में अगर हम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लें सो u इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 0 जो कि माइनस एम बी हो जाता है. दैट मीन्स इन दिस केस ये वाला जो हमारे पास केस है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है. इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो इन दैट केस u इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 90 एंड कॉस 90 जीरो होता है, सो u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. Which means in this case potential energy is 0, and if theta is 180 degree at that time u equals to minus mb cos 180 and cos 180 is minus 1, so minus minus will become plus mb, which is nothing but the maximum value of potential energy. So when m and b are parallel at that time potential energy is minimum. When m and b are perpendicular to each other at that time potential energy is 0, and when
M and B, that means magnetic moment and magnetic field, both are anti-parallel to each other. At that time, potential energy becomes maximum. Talk about analogy between electric and magnetic dipoles. So अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस कांस्टेंट को देखा होगा 1/ε0, जिसको हम फ्री स्पेस का कांस्टेंट कहा करते थे. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/ε0 फ्री स्पेस कांस्टेंट होता है और मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डायपोल मोमेंट को हमने p वेक्टर से शो किया हुआ था, बट मैग्नेटिज्म में हम उसको शो करेंगे m वेक्टर से. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक्सिस के ऊपर आने वाली फील्ड का जो इक्वेशन होता था वो 1/4πε0 टाइम्स 2p वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब होता था, जो कि मैग्नेटिज्म में μ0/4π इंटू 2m वेक्टर अपॉन r क्यूब हो जाता है. सिमिलरली इक्विटोरियल फील्ड भी एक दूसरे के एनालगस होती हैं. इसी तरीके से टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन भी जो हमने इससे पहले डिराइव किया वो भी एक दूसरे के एनालगस होती हैं. यहाँ पर हमने अपने बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया हुआ है. ओके, सो जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करना चालू कर देता है. नॉर्थ पोल पर जो फोर्स एक्ट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है और साउथ पोल पर जो फोर्स एक्ट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है. सो जब हम इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर देते हैं, उस टाइम पर इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है और यहाँ साउथ पोल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये दोनों मिलकर के एक कपल बनाते हैं, एक टॉर्क बनाते हैं. और उस टॉर्क की वजह से ये जो हमारा मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में, इस पूरी अलाइनमेंट में आने का ट्राई करता है. लेकिन क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, इसी वजह से इसको मिलता है एक्सेलरेशन. और जब वो इस पोजीशन में पहुंचता है तो वो अचानक रुक नहीं जाता, सडनली स्टॉप नहीं हो जाता. इनर्शिया की वजह से वो अपनी इस पोजीशन को ओवरशूट करता हुआ इस तरफ निकल जाता है. और फिर जब फोर्स एक्ट करना चालू करता है तो वो फिर से अपने आप को रिस्टोर करके इस तरफ लाने का ट्राई करता है. लेकिन अगेन इनर्शिया की वजह से ये अपनी इस पोजीशन को ओवरशूट करके इसके ऊपर की तरफ यानी यहाँ चले जाता है. दैट मीन्स कंटिन्यूसली ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है, विच मीन्स हमारा मैग्नेट इस तरीके की मोशन चालू कर देता है, विच इज नथिंग बट सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इस केस में रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इक्वल्स टू माइनस एम बी साइन थीटा. यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि टॉर्क और थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं. एंड ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट करके आगे निकल रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. सो टॉर्क और इनर्शिया के बीच का जो हमारे पास रिलेशन है दैट इज टाउ इक्वल्स टू आई टाइम्स अल्फा. So by comparing equation 1 and 2, I alpha equals to minus mb sin theta, and we know that alpha equals to rate of change of angular velocity. So alpha can be written as d omega by dt, and we know that omega is nothing but rate of change of angular displacement. So this is going to be d2 theta divided by dt2. सो इस इक्वेशन में हम अल्फा की जगह पर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख रहे हैं, विच इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा. ओके, नाउ इफ द गिवन एंगल इज वेरी स्मॉल, तो बहुत ही छोटे एंगल के लिए साइन थीटा और थीटा की वैल्यू इक्वल होती है. सो साइन थीटा की जगह पर हमने थीटा रिप्लेस कर दिया एंड आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हमारा एज इट इज. फ्रॉम हियर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम बी अपॉन आई टाइम्स थीटा. ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये जो थीटा है इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विथ अ नेगेटिव साइन. सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप के मोशन की कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हमने नाम दिया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है. सो अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, सो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम बी बाय आई. दोनों तरफ अगर हम रूट ले लें, सो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम बी डिवाइडेड बाय आई. एंड वी नो दैट
ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mb/i। यहाँ से अगर हम t को सब्जेक्ट बना लें सो t इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ i डिवाइडेड बाय mb। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ mb/i। प्रैक्टिकली इस इक्वेशन का यूज़ हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के अंदर करते हैं। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर स्टॉप वॉच को लगाकर टाइम पीरियड को मेजर कर लेते हैं और बाकी क्वांटिटीज़ हमें पता है, सो बाय यूजिंग दैट b की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स अज्यूम यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा मैग्नेट है। इस मैग्नेट के आसपास की सराउंडिंग में हम एक क्लोज्ड सरफेस एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी वो क्लोज सरफेस है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल में से जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ पर एंटर हो रही है। ओके, सो जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं उतनी ही अंदर आ रही हैं। दैट मीन्स इसमें से पास होने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी और इसीलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप इस मैग्नेट को कट भी कर देते हो तो कट करने के बाद भी इसका डायपोल नेचर नहीं जाएगा, और क्योंकि डायपोल नेचर नहीं जाएगा सो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी उतनी ही घूम करके अंदर की तरफ भी आएंगी। दैट मीन्स नेट फ्लक्स फिर भी ज़ीरो ही रहेगा। इवन अगर आप इसे कट करते 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 एक इलेक्ट्रॉन जितने शेप में भी रख देते हो तो उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से एक तरफ क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ से जब आप उसे देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी वहां पर भी मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा, जिसकी वजह से उससे भी लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो जीरो ही रहेगा। So ultimately saying net magnetic flux through a closed surface is zero. This is known as Gauss's law in magnetism. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।